सरकार बना रही है, लेकिन इसके माध्यम से क्या हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती जो और देशों से जुड़ी हुई हैं? क्या हम अपने देश तक सीमित रहना चाहते हैं? क्या आज़ादी का जज्बा क्या केवल एक देश तक सीमित रहता है कभी? क्या आज़ादी की लड़ाई कभी एक दो में खत्म हो जाती है? आप याद कीजिए, लैटिन अमेरिका को देखिए, तो जरा नजर दौड़ाइए। पिछले 500 वर्षों का इतिहास इसी आज़ादी की लड़ाई का और क्रांतियों का और प्रतिक्रांतियों का दौर है। पूरे अफ्रीका पर नजर डालिए, 300-400 वर्षों का जो दौर है वो गुलामी का दौर है। वहाँ एशिया पर नजर डाल लीजिए, 300-400 वर्षों का दौर जो है वो गुलामी का दौर है। कई देशों में ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि जहां नाजीवाद का जन्म हो गया, फासीवाद का जन्म हो गया, विश्व युद्ध का कारण बन गया, और उसके बाद उन देशों को उभरने में, फिर से आज़ादी हासिल करने में दशाब्दियां लग गई। अब ये भी एक विरोधाभास हो सकता है, स्पीकर भी आ जाएंगे ना इसके अंदर फिर में कि इन परिस्थितियों के पीछे भी हल्का सा वो करते हुए लेखक भी रहे और दार्शनिक भी रहे। नीचे के सुपरमैन को याद कर लीजिए, उसका विश्लेषण करेंगे तो वो कहाँ लेके जाता है, वो फासीवाद की तरफ ले जाता है, एक ऐसी केंद्रीय सत्ता की तरफ ले जाता है जो आस्थायी सत्ता हो जाती है, फिर उसके लिए उससे आज़ादी की मांग होती है। और इनके लिए कोई एक भाषा तक सीमित नहीं है, प्रयास जो है वो एक भाषा तक सीमित नहीं है। हम एक देश में रहकर एक भाषा की बात कर सकते हैं, 10 भाषाओं की बात कर सकते हैं, 10, 12, 15 भाषाओं की बात कर सकते हैं, संवैधानिक भाषाओं की बात कर सकते हैं, लोक भाषाओं की बात कर सकते हैं। लेकिन इन भाषाओं का, संवैधानिक भाषाओं का, बोलियों का तो प्रसार पता नहीं कितना है, अनगिनत है। और उन सब में इतिहास, उन सब में साहित्य लिखा गया है, उन सब में कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, नॉन फिक्शन राइटर्स हुए हैं। अगर हम अपने दौर की बात करें, पिछले 100 साल की बात करें, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो लैटिन अमेरिका में लिखी गई। मतलब एल सेनियोर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया का नावल है, नोबेल प्राइज मिला है। 100 साल पहले एक निबंध लिखा गया डेमोक्रेसी के ऊपर। रोजो नाम का एक लेखक हुआ, एंटी के रोजो नाम का लेखक हुआ, बड़े छोटे से देश में, उरुग्वाई नाम का छोटा सा देश। 100 साल पहले उसने एक निबंध लिखा, आर्य, जिसमें उसने अपने देश की नहीं, पूरे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की एक संरचना थी, डेमोक्रेसी की संरचना थी। भले ही उसने ग्रीक माइथोलॉजी से अपना मूल चरित्र लिया, लेकिन जो बात उसने कही, अगर हम उस निबंध को आज भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी का, आज़ादी का, मनुष्य की आज़ादी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। मैं अभी पिछले दिन में एक किताब पढ़ रहा था, इत्तेफाकन मूवी, लैटिन अमेरिकन साहित्य से है, ग्वाटेमाला के एक लेखक हैं, एडुआर्डो गालियानो। उन्होंने किताब लिखी, अंग्रेजी में मैं आपको उसका दे देता हूँ, डेज एंड नाइट ऑफ लव एंड वॉर, युद्ध और प्रेम के दिन और रात। वो एक तरह से आत्मकथा भी है, वो एक तरह से रोजनामचा भी है। और किस तरह से जो राइटिस्ट गवर्नमेंट हो जाती है, जो फासिस्ट गवर्नमेंट हो जाती है, जनता को किस तरह से दबाती है,
किस तरह से उनको पीछने की कोशिश करती है, उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश करती है, उनकी अभिव्यक्ति को बंद करने, उनकी अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश करती है। और ये बात वहीं तक सीमित नहीं है। आप अफ्रीकी साहित्य को उठा कर देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के नादीने का साहित्य ले लीजिए, नाइजीरिया के बोले रोहिंगा का साहित्य ले लीजिए, हारपा बर्मा जैसी कृति को ले लीजिए, फिलीपाइन से एक बहुत जबरदस्त नावल निकला था इस जमाने में फिलिपुस्ते, उसको ले लीजिए। वो सब आज़ादी की लड़ाइयाँ हैं। अभी अवस्थी जी कहते हैं कि भारत में जो आज़ादी की लड़ाई हुई वो विश्व की सबसे बड़ी आज़ादी की लड़ाई थी। क्या उसका प्रभाव केवल भारत तक था? उसने कितने अफ्रीकी देशों को आंदोलित किया, कितने एशियाई देशों को आंदोलित किया, और भारत की आज़ादी के बाद कितने एशियाई देश आज़ाद हुए, कितने अफ्रीकी देश आज़ाद हुए? आप यूएसए में ले लीजिए, जो ब्लैक क्रांति हुई वहाँ पर। आप दक्षिण अफ्रीका को ले लीजिए, नेल्सन मंडेला कितने साल तक जेल में रहे और उन्होंने किससे प्रेरणा ली? तो आज़ादी की लड़ाई कहीं भी हो, मनुष्य की आज़ादी के लिए, उसकी सामाजिक आज़ादी के लिए, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, उसकी व्यक्तिगत आज़ादी के लिए जो कुछ भी लिखा जाता है उसका प्रभाव केवल उस देश तक, उस भाषा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रसार होता है। एक अभी मैडम भारद्वाज ने सुबह एक बात कही थी, एक कवि का नाम लिया था जो ने हमने, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, गिरजा कुमार माथुर। उसकी एक कविता एशिया का जागरण। क्या एशिया का जागरण जैसी कविता अचानक आ जाती है? वो किसी प्रभाव में लिखी जाती है और फिर उसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, इसका आकलन तो भविष्य करता है। आज हम उसका संकेत कर रहे हैं। शायद जो बातें मन से पहले कही गई, जो पर्सपेक्टिव विशेष रूप से जोशी जी ने दिया, वो एक भाषा का नहीं है, केवल हिंदी का नहीं है, केवल भारतीय भाषाओं का नहीं है। भारतीय भाषाओं में हम हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बांग्ला साहित्य को भूल जाते हैं, तमिल साहित्य को भूल जाते हैं, असमिया साहित्य को भूल जाते हैं, उड़िया साहित्य को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे निकट के जो उर्दू और पंजाबी भाषा है उनको भूल जाते हैं। विपुल साहित्य है जो इस दिशा में लिखा गया, विपुल साहित्य है विश्व में। आप चाहे शेक्सपियर की बात कर लें, उन्होंने ठीक है रोमन इतिहास के उन्होंने अपने पात्र ले लिए। यूरोप में कितना साहित्य लिखा गया जो ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया, भारत में इंडियन माइथोलॉजी लिखा गया, चाइना में कन्फ्यूशियस को लेकर लिखा गया। ये इन सब का एक संपुंज होता है जो हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है। और ये आज़ादी केवल देश की भौगोलिक आज़ादी नहीं है, कोई राजनीतिक आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी तो मनुष्य मात्र की आज़ादी है। हम क्या हैं, हम क्या होना चाहते हैं, हमारा भविष्य क्या है, हमारा अतीत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है। हमारी सबसे बड़ी चिंता वर्तमान की होती है, अतीत की उतनी चिंता नहीं होती है। अतीत को हम केवल सूत्र ले लेते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो अपने भविष्य को भी आंकित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए विश्व में जहाँ क्रांतियाँ होती हैं फिर प्रतिक्रांतियाँ हो जाती हैं, फिर क्रांति होती है, फिर प्रतिक्रांति हो जाती है। तो आज़ादी की लड़ाई जो है ये एक सतत लड़ाई है, इसे हम सीमित नहीं कर सकते, ना किसी भाषा तक, ना किसी देश तक और ना किसी युग तक। ये तो हमें हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा। धन्यवाद।